धन्यवाद सभापति महोदय। निश्चित ही आज देश की आज़ादी के बाद अब तक बहुत सारे बजट इस देश के व्यवस्था के संचालन के लिए प्रस्तुत किए गए, लेकिन आज जो यह बजट सत्र चल रहा है इसका अपना एक इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास इस आधार पर भी लिखा जाएगा कि ये जो प्रथा चल रही थी यह 1924 से लेकर के और 2016 तक एक परंपरा को हम लोग नकल करते हुए चले आ रहे थे, लेकिन इतिहास इसलिए बना कि आज मैं उत्तर प्रदेश से चुन करके आता हूं और उत्तर प्रदेश के सांसद जो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, यह सौभाग्य है मेरा कि मैं उस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इस इतिहास के क्षण का साक्षी हूं और ऐतिहासिक बजट का भी साक्षी हूं कि जो बजट विकास के अगर आधार को देखा जाए तो यह बजट हो सकता है हमारे विपक्ष के भाई के लोगों के लिए आईना हो, लेकिन हम विकास के आधार पर देखा जाए तो देश का दर्पण भी है और इस दर्पण को ऐतिहासिक बनाने का काम हमारे विद्वान वित्त मंत्री आदरणीय जेटली जी ने किया। बजट का अपना इतिहास रहा है, राजतंत्र से लेकर के लोकतंत्र तक। अब तक जो भी बजट लाए गए और निश्चित ही चाहे वह जब राजतंत्र रहा तो प्रजा के खुशहाली के लिए कुछ अच्छे राजा भी हुए जिनका इतिहास आज अमिट है। लोकतंत्र में भी इसी आज लोकतंत्र में आज जनता का शासन है, जनता के लिए और जनता द्वारा है। उसके आधार पर जब राजा का चुनाव हो रहा है तो उसके आधार पर भी आज यह बजट लाया गया। लेकिन कल चर्चा आ रही थी अध्यक्ष महोदय कि यह सूट बूट की सरकार है और चर्चा इस पर वह लोग कर रहे थे जो सूटकेस की सरकार चलाते थे। सूटकेस वाले आज सूट बूट की सरकार के मुखिया के ऊपर इसलिए आज कमेंट कस रहे हैं कि आज देश की आजादी के बाद एक गरीब का बेटा अगर इस देश की बागडोर संभालता है, क्या गरीब के बेटे को सूट पहनने का अधिकार नहीं होना चाहिए? अगर गरीब का बेटा सूट पहन करके सभापति महोदय अगर इस देश के सम्मान को विदेश में बढ़ाता है तो इस पर भी इनको पीड़ा होती है। काश अगर यह चर्चा करते उसी प्रधानमंत्री के और क्रियाकलापों की कि जिस प्रधानमंत्री ने अपने वेतन को भी खर्च नहीं किया और पूरा का पूरा खर्चा अपने आधार पर, अपने व्यक्तिगत वेतन के आधार पर उठाता है। वह प्रधानमंत्री जो आज पूरी दुनिया में इज्जत के साथ देखा जा रहा है, उस प्रधानमंत्री को आज सूट बूट की बात कही जाती है, सूट बूट की सरकार चलाने का दिया जाता है, इसलिए कि महलों वालों झोपड़ियों को लोगों को दर्द को क्या जाने। आज उत्तर प्रदेश से मैं चुन करके आता हूं माननीय सभापति महोदय, और उत्तर प्रदेश इस देश की दिशा और दशा का वाहक रहा है। यह उत्तर प्रदेश आज सौभाग्यशाली है कि आज देश को प्रधानमंत्री भी दिया और पहला भी प्रधानमंत्री दिया था और आज ऐतिहासिक प्रधानमंत्री भी दिया। ऐतिहासिक प्रधानमंत्री इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अब तक जितनी भी सरकारें आई, अगर देखा जाए आजादी के बाद अधिष्ठाता महोदय, तो सबसे मूलभूत आवश्यकता स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास की जो देखी जाती है और जो होनी चाहिए। स्वास्थ्य के आधार पर देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, शरीर के द्वारा ही संसार के सभी धर्मों की पूर्ति होती है। शरीर अगर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है और मन स्वस्थ है तो
स्वस्थ मन से ही हम स्वस्थ कार्य का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद इस देश में अगर स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए सबसे अधिक अगर एम्स की स्थापना किसी सरकार ने किया तो या तो अटल जी की सरकार ने किया या तो हमारी वर्तमान सरकार के मुखिया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, जिनके नेतृत्व में आज हुआ। अटल जी के भी सरकार में कुल अब तक 11 एम्स बनाए जा चुके हैं। वर्तमान सरकार में भी अब तक झारखंड में बनाया गया, गुजरात में बनाया गया, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि उत्तर प्रदेश से चुन कर रख के आता हूं। उत्तर प्रदेश में जो अभी एम्स की स्थापना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करवाई, उस एम्स के स्थापना के आधार पर, चूंकि उत्तर प्रदेश में जहां एम्स बन रहा है उस एम्स से सटा हुआ बिहार भी है, सटा हुआ नेपाल भी है, और उस आधार पर देखा जाए जो विदेश नीति पर भी कल चर्चा की जा रही थी, तो विदेश नीति की चर्चा के आधार पर सभापति महोदय लगभग 40 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से केवल नेपाल के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। एम्स बना गोरखपुर में और जश्न मना नेपाल में, और बिहार भी वहीं से सटा हुआ है। पूरे देश का एक वह पैमाना बना कि 11वां एम्स जो हमारे उत्तर प्रदेश में और हमारे गोरखपुर जनपद में बना। यह विदेश नीति की बात की जाती है। विदेश नीति के आधार पर अगर भी देखा जाए तो विदेश नीति को एक तरह से प्रगाढ़ता देने का काम केवल उत्तर प्रदेश में, जो गोरखपुर में हमारे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हमारे प्रधानमंत्री जी ने करवाया, वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। टेक्निकल कॉलेज की बात मैं करना चाहूंगा। टेक्निकल कॉलेज के पहले शिक्षा, स्वास्थ्य एक मूलभूत आवश्यकता है, और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात मैं करना चाहूंगा अधिष्ठाता महोदय। रोजगार के आधार पर देखा जाए तो मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, और उत्तर प्रदेश में मैं गोरखपुर जनपद का रहने वाला हूं। गोरखपुर में खाद का कारखाना विगत 20 वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। 20 वर्षों से किसी ने सुध नहीं ली। हमारी जब एनडीए की सरकार थी उस समय उसकी फाइल चली थी, या तो वर्तमान सरकार के मुखिया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसकी सुध ली, और उसकी सुध ही नहीं लिया अधिष्ठाता महोदय, उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था करके उसके शिलान्यास की कार्रवाई की, और आज वह संचालन के कगार पर खड़ा है। जिससे अगर बेरोजगारी दूर करने की बात किया जाए तो कुल लगभग 4000 कर्मचारी उसमें समायोजित होंगे, और 4000 कर्मचारियों में से वो गरीब क्षेत्र है, वो पिछड़ा क्षेत्र है अधिष्ठाता महोदय। अगर एक परिवार का एक लड़का अगर वहां नौकरी पाएगा तो 10 लोगों को अपने परिवार में रोटी देगा। अगर उसको पूरा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 4 लाख अकेले केवल उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लोग आज लाभान्वित होने जा रहे हैं। आज यह देश का बजट है। पूरे अगर आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो निश्चित ही विपक्ष इसलिए होता है कि आलोचना उनको करना ही है, नहीं तो अगर आलोचना नहीं करेंगे तो कैसे विपक्ष का वह प्रतिरूप यहाँ पर स्थापित करेंगे। लेकिन अगर स्वस्थ दिमाग से अगर इसकी चर्चा की जाए तो कहीं से भी कोई आधार नहीं बनता है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आऊंगा उसके बाद में योजना के आधार पर, क्योंकि मैं देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से आता हूं, और उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है। आज वहां विगत 15 वर्षों से स्थानीय सरकार क्षेत्रीय पार्टी की है, और अभी जो सरकार काम कर रही है क्षेत्रीय पार्टी के, उसके मुखिया को कांग्रेस का भी साथ है, और वह दोनों लोगों की जोड़ी, युवा मुख्यमंत्री और युवराज की जोड़ी आज पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चित है। और बजट की जब बात की जाती है तो अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले कौशल विकास की मैं बात करना चाहूंगा। कौशल विकास जो बेरोजगार नौजवानों के लिए अब तक केवल शिक्षण की व्यवस्था थी और प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी, हमारी वर्तमान सरकार ने कौशल विकास योजना के आधार पर शिक्षण के साथ साथ प्रशिक्षण की व्यवस्था की। और उत्तर प्रदेश में एक, जिसमें एक अधिष्ठाता महोदय पूरी बात कह ले दीजिए, चूंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और वहां से चुन करके आता हूं, कम से कम मैं जानकारी देश को देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो दिशा और दशा तय करता था, उस उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जी आज वहां के युवाओं के लिए क्या किए। युवाओं की स्थिति यह है, हमारी सरकार ने लगभग 13,000 प्रति युवा का आज समायोजन किया अपने बजट में कि उनको पूरा हम कुशलता
के आप सर्टिफिकेट देंगे। कुशलता का सर्टिफिकेट लेकर के चाहे वह नाई की दुकान खोलते हैं, चाहे वो मोबाइल की दुकान खोलते हैं, चाहे वह टीवी की दुकान खोलते हैं, चाहे छोटा अपना कोई उद्योग लगाते हैं, उस शिक्षा प्रशिक्षण के आधार पर योजना जो हमारी सरकार चला रही है मुद्रा बैंक योजना, मुद्रा बैंक योजना के आधार पर अगर देखा जाए तो 50,000 से लेकर के तरुण युवा और शिशु में 50,000, 5 लाख और 10 लाख। अध्यक्षता मतलब बड़ी बात तो हो जाने दीजिए, उत्तर प्रदेश में कम से कम युवाओं की सरकार, और यहाँ के अभी जो बैठे हुए लोग हमारे विपक्ष के भाई हैं उनके युवराज भी साथ में है। अभी तो मैं शुरू किया हूँ, अभी तो पूरा अगर आप समय हमको देते तो मैं अभी बताता कि आज क्या पूरा मेरे पास डेटा, फिर भी युवाओं की बात है। अधिष्ठाता महोदय इस पर डिस्टर्ब मत करिए, प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज कंक्लूड। अधिष्ठाता महोदय, स्थिति ये है कि मैं संत कबीर नगर जहां से मैं निर्वाचित होकर जाता हूं, एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। हमारी सरकार ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 13,000 प्रति युवा का बजट दी, और आश्चर्य होता है कि मैं एक जिले का उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि उस जिले में पिछले वर्ष का जब मैं डेटा निकलवाया तो 3,000 लोगों को प्रशिक्षण देने का पैसा गया था, प्रशिक्षण देने का पैसा गया था। लेकिन खेद का विषय 283 लोगों का केवल रजिस्ट्रेशन किया गया, प्रशिक्षण की बात तो दूर की थी। केवल रजिस्ट्रेशन 283 लोगों को किया गया। इस आधार पर 75 जिलों की तुलना जरा कर डालिए, ये युवा मुख्यमंत्री की देन है। क्या हो रहा उत्तर प्रदेश में, युवाओं के नौकरियों के साथ कितना क्रूर मजाक किया गया कि आज उत्तर प्रदेश में कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। अधिष्ठाता महोदय, वहां पर पुलिस की भर्ती होती है, 32,000 में से 28,000 केवल 4 जिले के लोग काबिल निकलते हैं। हाई कोर्ट देखता है, कहता अरे ये तो सीधे सीधे अन्याय किया गया है। क्या गुनाह था देश उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के और जिलों के नौजवानों का, इसलिए कि वह विशेष जिले के नहीं थे, जो मुख्यमंत्री द्वारा पोषित जिले थे। और 28,000 नौकरी जब 4 जिलों की दिखाई देती है, कोर्ट उसको खारिज करता है। टीजीटी घोटाला उत्तर प्रदेश में होता है, बजट में उसका भी प्राविधान था। संपूर्ण खाद्य सुरक्षा बिल को हमारी सरकार ने सर्वाधिक पैसा दिया और उसकी धज्जी उड़ाई गई। अधिष्ठाता महोदय, उसके आधार पर देखा जाए तो आज राशन कार्ड 2 करोड़ 3 लाख 11 हजार तो केवल राशन कार्ड निरस्त करने पड़े उत्तर प्रदेश में, जो राशन माफियाओं के द्वारा, वहां के युवा मुख्यमंत्री द्वारा जो पोषित और पल्लवित थे। अधिष्ठाता महोदय, वहां के युवा मुख्यमंत्री हैं। पहली बार किसी देश के सरकार ने आज कैंपा बिल लाया। कैंपा बिल के आधार पर देखा जाए तो सबसे अधिक खनन घोटाला उत्तर प्रदेश में हुआ है, और खनन घोटाला के आधार पर जो भी उसके आसपास, अगर खनन घोटाला नहीं होता तो फैक्ट्रियों के निर्माण के लिए या भारत सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए। और मैं बधाई देना चाहूंगा अपने माननीय वित्त मंत्री जी को, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि भारत सरकार ने पूरे वर्ल्ड के जो जिनेवा में सम्मेलन हुआ 152 देशों में सतत विकास योजना के आधार पर, अधिष्ठाता महोदय सबसे अधिक, अभी तो असली बिंदु रह गया, 3 बिंदु और मैं उसको कह लेने दीजिए। सतत विकास योजना के आधार पर अधिष्ठाता महोदय धज्जी उड़ाई गई खनन माफियाओं के आधार पर। अगर देखा जाए कैंपा बिल, जहां पर जितने भी जंगल काटे गए उस स्थान पर पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, जिस पर सबसे पहले पूरे विश्व में हमारी सरकार ने निर्णय लेकर के सतत विकास योजना में 17 बिंदु है जिसको हमारी सरकार ने सबसे पहले मान्यता दिया, और वहां पेड़ लगाने की बात थी और पेड़ लगवाया गया। राजनीति देख लीजिए अधिष्ठाता महोदय, पेड़ लगवाया गया। 36,000 करोड़ में से 4,000 करोड़ रुपया अकेले उत्तर प्रदेश सरकार को दिया जाता है, और वहां के युवा मुख्यमंत्री जी हमारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम लिखवा लेते हैं। 500 करोड़ रुपया भारत सरकार का दिया हुआ, हमको खुशी है करवाने। लेकिन आज प्रदेश और देश को आधार पर योजनाओं का वर्गीकरण न किया जाए। 53 योजनाएं आज भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 53 लाख अधिष्ठाता महोदय 53,11,938 ऐसे गरीब परिवारों को हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना का लाभ दिया है, जो परिवार कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि उनके घर में एलपीजी का चूल्हा और गैस मिल पाएगा। हमारी सरकार ने दिया है। हम लोगों ने कभी आधार जाति, धर्म और मजहब को नहीं बनाया। हम लोगों ने आधार हमेशा हिंदुस्तानी को बनाया कि हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति अगर गरीब है तो उसको लाभ मिलना चाहिए। हमने वोट की राजनीति नहीं किया, हम लोगों ने देश की राजनीति किया। अभी हमारे एक वक्ता महोदय आदरणीय यहाँ बोल रहे थे और उधर से आवाज आई कि कांग्रेस